चाइना दशकों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे असली वजह क्या है? क्या तरीका अपनाया गया और क्यों हाल के सालों में इकोनॉमी लड़खड़ा रही है? 70 के दशक के आखिर से चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए, जिससे लगातार ग्रोथ को बढ़ावा मिला और देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। यहाँ एनालिसिस शुरू होता है, और ये कोई टिपिकल इकोनॉमिस्ट्स वाला एनालिसिस नहीं होगा। आज की रियलिटी पर एक नजर। आज चाइना का रियल एस्टेट मार्केट उसकी पूरी इकोनॉमी के लिए खतरा बन गया है, और एवरग्रांडे का गिरना इस बात का सबूत है कि कितना बड़ा इंटरेस्ट इसमें लगा है। चाइना हमारे सामने एक विरोधाभास पेश करता है। सरकार की मार्केट कंट्रोल करने की कोशिशों के बावजूद घरों की कीमतें अलार्मिंग रेट से बढ़ रही हैं। यह सिर्फ घर खरीदने वालों को ही नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी और समाज को प्रभावित करता है। कंट्रोल करने की कोशिशों के बावजूद घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मार्केट को ठंडा करने के लिए बनाई गई पॉलिसीज, जैसे डाउन पेमेंट बढ़ाना और प्रॉपर्टी खरीदने पर रोक, स्पेकुलेशन को कम नहीं कर पाई है। उल्टा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टीज की डिमांड और बढ़ गई है, जिससे प्रॉब्लम और भी बढ़ गया है। कीमतों का इतनी तेजी से बढ़ना स्पेकुलेशन का साफ साइन है। इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टीज रहने के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर ऊंचे दामों में बेचने के लिए खरीद रहे हैं। इससे रियल एस्टेट बबल बन रहा है, और अगर ये फूटा तो इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन चाइना का एक्सपीरियंस हमें जरूरी लेसन्स देता है। ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के अनइंटेंडेड इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं और स्पेकुलेशन मार्केट को कैसे बिगाड़ सकता है। लेकिन ये हमें ये भी सिखाता है कि इन इफेक्ट्स को कम करने के तरीके भी हैं। अनजाने में यह जमीन पर स्पेकुलेशन कम करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स दिखाता है। स्पेकुलेशन कम करके ज्यादा ग्रीन स्पेसेस और कम्युनिटी एरियाज बनाए जा सकते हैं, जिससे लोगों की लाइफ क्वालिटी बेहतर होगी। चाइना की कहानी सीधे सॉल्यूशंस के बारे में नहीं है। यह हमें रियल एस्टेट प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और सोसाइटी और इकोनॉमी के दूसरे पहलुओं से उनका कनेक्शन दिखाती है। यह जमीन, घर और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच के कनेक्शन को हाईलाइट करता है। जमीन के यूज और घर बनाने के डिसीजंस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। यह वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी पॉलिसीज के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरलाइन करता है। यह पॉलिसी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके रियल एस्टेट मार्केट, फैमिली स्ट्रक्चर और देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए। सबसे जरूरी बात यह सवाल पूछता है, अगर स्पेकुलेशन को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या हम एक ज्यादा फेयर और सस्टेनेबल रियल एस्टेट मार्केट बना सकते हैं? चाइना का एक्सपीरियंस बताता है कि यह पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए केयरफुल और बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। 1979 से 2015 तक चीन ने एक बच्चे की नीति लागू की। ये नीति आधुनिक इतिहास में सबसे सख्त और चर्चित नीतियों में से एक थी, जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए बनाया गया था। पिछले कुछ दशकों में चीन ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा है, जो सालाना 10% तक की दरों तक पहुंच गया है। जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे, ये घटना 1979 में लागू की गई एक बच्चे की नीति से प्रभावित हुई है। इस नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहे हैं। इस नीति का हालांकि उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, लेकिन रियल एस्टेट बाजार पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। कम जन्म के साथ चीन की जनसांख्यिकीय संरचना नाटकीय रूप से बदलने लगी। कम बच्चों के साथ घरों की मांग कम हो गई। परिवारों को अब कई बच्चों को समायोजित करने के लिए बड़े घरों की जरूरत नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप रियल एस्टेट बाजार पर कम दबाव पड़ा। कई लोगों को नए घर खरीदने के बजाय संपत्तियां विरासत में मिली। इसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां संपत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहीं, जिससे नए निर्माण की आवश्यकता और कम हो गई। मांग में इस कमी ने अस्थायी रूप से बाजार पर दबाव कम कर दिया। घरों की कीमतें स्थिर हो गईं और थोड़े समय के लिए रियल एस्टेट की अटकलें कम हो गईं। जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध ने घरों की मांग में कमी की, जिसके कारण रियल एस्टेट की अटकलों में विराम लग गया। ऐसे संदर्भ में जहां जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही थी, संपत्तियों की कीमतें स्थिर हो गईं, जिससे ज्यादा नागरिक आवास प्राप्त कर सके। रियल एस्टेट क्षेत्र में यह स्थिरता अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक थी। इसके अलावा जनसांख्यिकीय दबाव में कमी और लोगों द्वारा
नए उद्यमों में भारी वृद्धि ने चीनी सरकार को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में निवेश करने की अनुमति दी। शहरों का आधुनिकीकरण शुरू हुआ और नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को शहरी केंद्रों की ओर आकर्षित किया। इस कदम ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार किया। हैरानी की बात है, लेकिन सच है, चीन ने रियल एस्टेट की अटकलों पर विराम लगा दिया। यह उसके हजारों साल के इतिहास की तुलना में एक छोटी अवधि थी, जिसमें आवास अधिक किफायती था। युवा परिवार अत्यधिक कीमतों के दबाव के बिना घर खरीद सकते थे। हालांकि यह प्रभाव अल्पकालिक था। एक बच्चे की नीति 2015 में समाप्त हो गई और इसके अंत के साथ रियल एस्टेट बाजार की गतिशीलता फिर से बदलने लगी। जैसे जैसे नीति समाप्त हुई और अर्थव्यवस्था बढ़ी, मांग फिर से बढ़ने लगी। परिवारों ने ज्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया और बड़े घरों की जरूरत फिर से उभर आई। अनचाहा नतीजा, कमी से अटकलें बढ़ती हैं। इसका एक स्पष्ट अनुस्मारक, मांग जल्दी ही आपूर्ति से आगे निकल गई और घरों की कीमतें फिर से बढ़ गईं, जिससे चीनी रियल एस्टेट बाजार में अटकलों और चुनौतियों का एक नया युग शुरू हो गया। जमीन, जो कि एक बहुत जरूरी नेचुरल रिसोर्स है और हमारे घरों और अर्थव्यवस्थाओं का आधार है, उसे अक्सर एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ये अप्रोच उस जरूरी रिसोर्स को खरीद बिक्री की चीज बना देता है, जहां उसकी वैल्यू कम्युनिटी के लिए उसकी यूजफुलनेस की बजाय प्रॉफिट पोटेंशियल के हिसाब से आंकी जाती है। यही मर्केंटिलाइजेशन स्पेकुलेशन को बढ़ावा देती है। इन्वेस्टर्स जमीन खरीदते हैं उसे डेवलप करने के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर उसे ऊंचे दामों में बेचने के लिए। प्रोडक्टिव यूज के रिसोर्स होने की बजाय जमीन प्रॉफिट कमाने का टूल बन जाती है। इससे एक ऐसा साइकिल बनता है जहां जमीन की वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ जाती है और वो अपने असली मकसद से दूर हो जाती है। यहीं पर प्रोग्रेस का रास्ता बिगड़ जाता है। सिटीज का विकास अनइवन होता है, कुछ एरियाज डेवलप्ड होते हैं और कुछ अबैंडन्ड। हर जगह एम्प्टी बिल्डिंग्स दिखते हैं, यहां तक कि गोस्ट सिटीज भी। ये सब मिलकर फ्रैगमेंटेड अर्बन लैंडस्केप बनाते हैं। जब स्पेक्यूलेशन जमीन के दाम बढ़ा देती है तो हाउसिंग एक्सेस मुश्किल हो जाता है। मिडिल और लोअर इनकम फैमिलीज को अपने काम की जगह से दूर घर ढूंढना पड़ता है, जिससे ट्रैवल टाइम बढ़ता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ घटती है। बिजनेसेस को अपने काम के लिए जमीन का किराया देना मुश्किल हो जाता है। जमीन की हाई कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो सकते हैं। इनोवेशन रुक जाती है। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए हाई इनिशियल कॉस्ट की वजह से शुरुआत करना मुश्किल हो जाता है, जिससे न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है। स्पेकुलेशन इकोनॉमिक बबल्स बनाती है, जो जब फूटते हैं तो रिसेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकते हैं, जिससे पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है। स्पेकुलेशन को प्रोग्रेस से अलग करना बहुत जरूरी और अर्जेंट हो जाता है। हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो जमीन के प्रोडक्टिव यूज को प्रमोट करें और ये इंश्योर करें कि ये जरूरी रिसोर्स सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि सबको बेनिफिट करे। चीन का एक्सपीरियंस, भले ही अनजाने में हुआ हो, एक्सेसिबल लैंड की पावर दिखाता है। जब जमीन एक्सेसिबल होती है तो उसे प्रोडक्टिव कामों में लगाया जा सकता है। बिजनेसेस फ्लरिश कर सकते हैं, लोग अपने घर अफोर्ड कर सकते हैं। यह एक्सेसिबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल मोबिलिटी को बूस्ट दे सकती है। जरा सोचो, अगर चीन 10% एनुअल ग्रोथ हासिल कर सकता है सिर्फ रियल एस्टेट स्पेकुलेशन में एक पॉज के साथ, तो सोचो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना ज्यादा हो सकता है बिना जमीन की स्पेकुलेशन के खराब इफेक्ट्स के। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां जमीन एक नेचुरल रिसोर्स है, एक ह्यूमन राइट है, न कि एक स्पेकुलेटिव एसेट। जहां उसकी वैल्यू बिजनेसेस, होम्स और कम्युनिटीज को सपोर्ट करने की उसकी पोटेंशियल में है। यह कोई यूटोपियन ड्रीम नहीं है, यह एक पॉसिबिलिटी है जो हमारे रीच में है। भाग 5, एक ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस। बदलाव की जरूरत बहुत ज्यादा है। हम एक ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। लाखों लोगों के पास सुरक्षित और सस्ते घर नहीं हैं। ये आंकड़े बहुत खराब हैं। आधी दुनिया के पास घर नहीं है, आधी दुनिया के पास। ये क्राइसिस हर देश और हर आमदनी वाले लोगों को प्रभावित करता है। आधे अमेरिका के पास घर नहीं है,
आधे बोलिविया के पास घर नहीं है, आधे स्पेन के पास घर नहीं है, आधे अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, पेरू, फ्रांस, रूस, इक्वाडोर, आधी दुनिया के पास। यह एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जो लोगों से ज्यादा मुनाफे को महत्व देता है। यह क्राइसिस सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है, ये आर्थिक मौकों, सामाजिक तरक्की और इंसानी सम्मान की बात है। जब लोगों के पास अच्छे घर होते हैं तो वे जी सकते हैं, काम कर सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। सेक्शन 6, जमीन के सट्टेबाजी के चक्र को तोड़ना। जमीन के सट्टेबाजी के चक्र को तोड़ने के लिए साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। हमें जमीन के बारे में अपना नजरिया बदलना होगा। यह सिर्फ बेचने खरीदने की चीज नहीं है, ये एक जरूरी प्राकृतिक संसाधन है जो ऑक्सीजन या पानी की तरह सबके लिए सुलभ होना चाहिए। इसके लिए ऐसी नई नीतियों की जरूरत है जो सट्टेबाजी को कम करे और जमीन के सही इस्तेमाल को बढ़ावा दे। अब जमीन की सट्टेबाजी को खत्म करना, हालांकि यह एक जटिल चुनौती की तरह लग सकता है, ऐसे प्रभावी उपाय हैं जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक खाली प्लॉट पर टैक्स लगाना है। यह टैक्स ऐसे लगाया जाएगा जैसे कि जमीन पर निर्माण हो, जिससे मालिकों को अपनी संपत्ति को खाली रखने के बजाय उसका विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, बजाय इसके कि वे उसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद में उसे खाली रखें। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में वर्तमान उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि जमीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर एक ही टैक्स लगाया जा सकता है। यह तरीका न केवल संसाधनों के ज्यादा कुशल इस्तेमाल को बढ़ावा देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि मालिक अपने समुदायों के विकास में उचित योगदान दें, चाहे वे कैसे भी उत्पादन करें। निष्कर्षतः जमीन की सट्टेबाजी को खत्म करना कोई असंभव काम नहीं है। खाली प्लॉट पर टैक्स लगाने और उत्पादन क्षमता पर आधारित कराधान प्रणाली जैसे उपायों से हम एक ज्यादा न्यायसंगत और टिकाऊ माहौल बना सकते हैं। खाली जमीनों पर टैक्स लगाकर हम उनके इस्तेमाल और विकास को बढ़ावा देते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी की सट्टेबाजी को खत्म करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भारी वृद्धि हो सकती है। उद्यमियों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मिल सकेगी, जिससे नए व्यवसाय बनेंगे और रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा इस रणनीति से सरकार के पास ज्यादा कुशल और स्थिर तरीके से वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, इतना कि यह उन सभी टैक्सों को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा जो उद्यमियों के लिए नुकसानदेह हैं। टैक्स सिस्टम को सरल बनाकर सिर्फ जमीन के शुद्ध मूल्य पर एक टैक्स लगाने से देश और विदेश दोनों जगहों से निवेश आकर्षित हो सकता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्षतः उद्यमियों को प्रभावित करने वाले टैक्सों को हटाकर और उनकी जगह खाली प्लॉट पर टैक्स लगाना एक ऐसा प्रस्ताव है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। ये नवाचार और विकास के द्वार खोलने का समय है। ये नीतियां ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं कि जमीन का इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लाभ के लिए हो। सेक्शन 7, पॉलिसी इनोवेशन के लिए एक अपील। हर देश में सॉल्यूशंस अलग होंगे। ह्यूमन पॉलिसी इनोवेशन के लिए ग्लोबल कमिटमेंट चाहिए। नए आइडियाज एक्सप्लोर करने होंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी होंगी और एक दूसरे की सफलता और नाकामियों से सीखना होगा। बात चाइना के मॉडल को कॉपी करने की नहीं है, बात उसके अनजाने परिणामों से सीखने की है। बात यह समझने की है कि लैंड पॉलिसीज का हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर बहुत बड़ा असर होता है। सेक्शन 8, ज्यादा इक्वल फ्यूचर की तरफ। जमीन पे स्पेकुलेशन कम करना सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये सोशल जस्टिस का सवाल है। बात यह है कि ऐसा इक्वल फ्यूचर बनाया जाए जहां सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। जब जमीन सबके लिए अवेलेबल होती है तो हम एक ज्यादा फेयर और प्रॉस्परस दुनिया बनाते हैं। ये एक एक्शन कॉल है सारे पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट्स और सिटीजन्स के लिए। सबके फायदे के लिए जमीन की पावर को अनलॉक करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है, अगर हम नहीं चाहते कि हमारी पूरी इकोनॉमी इससे तबाह हो जाए। सेक्शन 9, एक ऐसे दुनिया की कल्पना करो जहां कई पॉसिबिलिटीज हैं। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां सबको अच्छा घर मिले, जहां कंपनीज ग्रो करें और जॉब्स क्रिएट करें, जहां प्रॉस्पेरिटी सबके साथ शेयर हो। अगर हम जमीन के साथ अपना रिश्ता बदलें तो हम ये दुनिया बना सकते हैं। चलो
स्पेक्यूलेशन की जंजीरों से आजाद होते हैं। ऐसे फ्यूचर के लिए जहां जमीन सबको माइल और सब खुश और अमीर रहें, आओ मिलकर काम करें। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। मिलकर हम प्योर वर्ल्ड के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं।